वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने अपने इस चैनल द बेबीलोनियन में Q&A सेशन लेके, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेके। दोस्तों अपने चैनल का ये पहला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। इसमें मेरे को बहुत सारी क्वेरीज मिली, कई मेरे इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने पूछा, कई लोग मेरे को पर्सनली पूछते हैं, कई मेरे जो वीडियोस में यूट्यूब पर अपने चैनल पर डालता हूँ वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आए कई क्वेश्चंस। तो मैंने उन सबको एक जगह कंपाइल करके उन क्वेश्चंस को एक साथ आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और वो सब जनरल क्वेश्चन है, वो सब नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस है। उसमें क्या होता है कि ये क्वेरीज लगभग हर इंसान के दिमाग में आती है, ज़्यादातर लोगों के। तो वो इसको मैं एक जनरल Q&A सेशन समझ के इसके मैं सारे आंसर एक साथ देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मनीष भोपाल से। ये इनका क्वेश्चन है कि क्या बिना ब्रांड अप्रूवल के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया है, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई है और कोई ब्रांड अप्रूवल भी किसी से नहीं लिया है, तो आप जेनरिक में जाके लिस्टिंग कर सकते हो। अमेजोन की जैसे मैं बात करता हूँ, अमेजोन पे जाइए, आप वहाँ पे जेनरिक में लिस्टिंग कीजिए और आराम से किया जा सकता है। अच्छे ऑर्डर आते हैं वहाँ पर, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिना ट्रेडमार्क लिए, बिना ब्रांड अप्रूवल के भी ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों संजय सैनी का। ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनीज हमारे पेमेंट का कुछ हिस्सा ब्लॉक करके अपने पास क्यों रखती है? दोस्तों ऑनलाइन कंपनीज हो गई, ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट्स हो गई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या जितने भी अदर पोर्टल्स हैं, इनके साथ अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि ऑर्डर आते हैं, आप ऑर्डर माल भेज रहे हैं, ठीक है, अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, आप माल ज़्यादा भेज रहे हो, उधर से जो वापस पेमेंट आता है इन कंपनीज से, वो 20 से 21 दिन, आप तो सेफर साइड होके चलो 20 से 21 दिन मान के चला कीजिए कि इतने दिन में मेरा पैसा आ जाएगा वापस। मैंने आज अगर कोई प्रोडक्ट डिस्पैच किया है तो 20 से 21 दिन में मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। कई बार जल्दी भी आ जाता है, कहीं के केसेस होते हैं, लेकिन अपन मान के सेफर साइड में रह रहे हैं और एक इसको प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 20-21 दिन बाद पैसा आएगा। तो जब हम माल भेजते जाते हैं तो बहुत सारा पैसा ऑनलाइन वेबसाइट कंपनीज के पास हो जाता है, जो वो हमें देगी टाइम पर। अब इसमें क्या होगा, कस्टमर क्या बीच में रिफंड मांग लेता है या रिटर्न कर देता है माल को, डैमेज्ड चला गया उसके पास या उसको पसंद नहीं आया, उसके साइज़ की इश्यू है, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से कस्टमर उसको रिटर्न करना चाहता है। तो रिटर्न जब कर देता है, वो प्रोसेस में होता है। तो अब मान लीजिए इधर क्या हुआ कि आपने ऑल ऑफ सडन बिजनेस बंद कर दिया। आपने अपना, अगर कंपनीज आपको पूरा पैसा दे दे, इमीडिएट आपको हैंड टू हैंड सारे पैसा मिलता रहे, तो आपने सारा पैसा लेके इमीडिएट मान लीजिए आपने अपना प्रोडक्ट बिजनेस बंद कर दिया। अब उधर से क्या होगा, जब कस्टमर रिटर्न करते हैं कई बार, तो कस्टमर ने आपको माल आपका वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, तो कस्टमर को तो अपना पैसा वापस चाहिए, तो वो पैसा वापस उनको कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए वो जो रिजर्व अमाउंट होता है वो हमेशा ब्लॉक करके रखती है ऐसी कंपनीज अपने पास, ताकि ऐसे सिचुएशन में कस्टमर्स क्वेरी को सॉल्व किया जा सके, उनके पैसे उन्हें रिफंड किए जा सके, उनका पैसा में उन्हें वापस दिया जा सके। तो इसलिए ये हमेशा रहेगा कि आपके अमाउंट का कुछ % हिस्सा कुरियर कंपनीज हमेशा अपने पास ब्लॉक करके रहेगी, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन है पवन मेहरा जी का। अमेजोन पर पेड प्रमोशन करने के बाद भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्त देखिए पवन जी, बात क्या है कि अमेजोन पे आपने, आप कह रहे हैं पेड प्रमोशन लगा रखे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जो मैंने आपका जो अकाउंट चेक किया, उसमें जो मैं एनालिसिस कर पाया वो ये कर पाया कि एक तो आपने क्या जेनरिक में लिस्टिंग कर रखी है, जेनरिक में लिस्टिंग कर रखी है, आपने कोई ब्रांड नेम नहीं ले रखा, कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं ले रखा, कोई ट्रेडमार्क नहीं ले रखा, और आपकी जो प्रोडक्ट है, आप जो टी शर्ट्स बेच रहे हैं, उनकी रेट्स आपने काफ़ी हाई कर रखी है। ये दूसरा रीजन है। अब हाई रेट की टी शर्ट, जब अगर कोई ब्रांड ही नहीं है, तो क्या होता है, अगर आपने ब्रांड एस्टैब्लिश कर लिया 2-5 साल बिजनेस करते करते, तो ठीक है, नाम चलता है, ठीक है, हाँ ये इस पर्टिकुलर ब्रांड की है और ये टी शर्ट अगर 499 में बिक रही है तो लोग ले लेते हैं। आपके स्टार रेटिंग बहुत सारी आई हुई है, आप अभी नए नए सेलर हो, ना कोई स्टार रेटिंग है ना कोई रिव्यूज़ है आपके, तो और आपने रेट भी बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो जेनरिक में आपने लिस्टिंग कर रखी है ना, तो आप रेट अभी कम रखिए, रेट कम रखिए, अपने आप ऑर्डर आएंगे। और अगर आप रेट जो इंक्रीज करने वाली बात होती है, ये बहुत बाद आती है। इसमें बाद में जैसे मान लीजिए आपका ब्रांड नेम, आपने ट्रेडमार्क ले रखा है, ब्रांड नेम ले रखा है, ठीक है, अच्छा ब्रांड नेम आपका एस्टैब्लिश हो गया मार्केट में, तो फिर उसके बाद आप ये सब काम कर सकते हो, रेट बढ़ाना, या जेनरिक में कोई भी इतने हाई रेट में आपसे ये टी शर्ट्स नहीं लेगा। इनफैक्ट अगर मैं मेरे ऊपर लूँ या आप अपने खुद के ऊपर लेके देखिए, आप खुद ही चाहे कितनी सुंदर टी शर्ट हो, टी शर्ट क्या आती है 200, 250, 300, 350 में आ जाती है, आप 499 कर रखा है आपने नॉर्मल से टी शर्ट के रेट,
ठीक है। तो इस चीज़ को आप हटाइए, या तो रेट कम कीजिए और अपना एक, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा बनना है, लंबा बिजनेसमैन बनना है, तो आप ट्रेडमार्क ले लीजिए, 10-15 हज़ार का खर्चा आएगा और उससे बिजनेस कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश कुमावत का, ये पूछ रहे हैं कि इफ़ आई वॉन्ट टू डू बिजनेस ऑन शॉपिफाई तो कुरियर का क्या सीन रहेगा, और शॉपिफाई की कोई कुरियर कंपनी है क्या? देखिए राजेश जी, शॉपिफाई की खुद की कोई कुरियर कंपनी नहीं है, जैसे फ्लिपकार्ट की ई कार्ट होती है। तो इस तरह से कई जो होते हैं बड़े पोर्टल्स, उनकी खुद की कुरियर कंपनीज होती है, उनके खुद के टाइप होते हैं। यहाँ पर शॉपिफाई पे अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो तो आपको आपके नियर बाई एरिया में, आपके आधा किलोमीटर, मतलब जितना पास में हो सके आपके आसपास के एरिया में जो कुरियर वाला है, जो अच्छे कुरियर वाले, जैसे मैं मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ मैं DTDC को, मान लीजिए मैं अच्छा मानता हूँ, अच्छी सर्विस होती है। तो DTDC, मैं, दिस इज़ नॉट एनी पेड प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग, बस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है DTDC के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, या कोई दूसरा ट्रैक वन उससे टाई अप कर सकते हैं, प्रोफेशनल है, बहुत सारे हैं, ब्लू डार्ट, बहुत सारे हैं। तो जहाँ पे आपको रेट कम मिल रही हो उनसे आप टाई अप कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपके ऑर्डर आएंगे ना, तो कुरियर कंपनी वाला बंदा रोज़ आपके स्टोर पे या आपके जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस प्लेस पे आएगा, वहाँ से वो कलेक्ट करके ले जाएगा एंड दैट विल बी डिस्पैच्ड। तो ये प्रोसेस है अभी तक तो शॉपिफाई पे, तो यू हैव टू डू दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैकी का, हाउ टू मैनेज रिटर्न्स इन Amazon, Flipkart or any other website? See Jackie, the thing is that there are in every website, in every portal, wherever you are doing business, returns तो आएंगे ही आएंगे। 15%, 20% रिटर्न तक आते हैं। जैसे जैसे कम होता जाता है रेशियो, 10%, 8%, 5%, वो आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो इतना तो रिटर्न आते हैं। अब इनको कैसे मैनेज किया जाए? तो पहली बात, आप ध्यान इतना दीजिए अपने बिजनेस पे, क्वालिटी चेक पे, QC पे, कि आपके रिटर्न ही नहीं आए। रिटर्न आते क्यों है? रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो आता है ना, वो आते हैं साइज़ इश्यू की वजह से। साइज़ इश्यू की वजह से रिटर्न आ रहे हैं। आप एक काम करो, उसमें जब भी आप माल डिस्पैच करते हो, माना कि ये बड़े बिजनेसमैन के लिए जिसके एक दिन के 1000 ऑर्डर, 500 ऑर्डर, 2000 ऑर्डर, 4000 ऑर्डर जा रहे हैं एक दिन के, तो उनके लिए ये काफ़ी कम्बरसम टास्क हो जाएगा कि एक एक आर्टिकल को चेक करके वो डिस्पैच करें। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप कुर्ती बेच रहे हैं, अब कुर्ती जहाँ से बन के आती है, आपकी खुद की फैक्ट्री है या कहीं और से आप लेते हो, तो वहाँ पर आप QC, वहीं से आप माल खरीदिए। जो QC पे बहुत ध्यान देते हो, साइज़ की गलफत नहीं करते वो लोग, या आपकी फैक्ट्री में खुद बना रहे हो तो आपको QC पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। QC पर, क्वालिटी चेक पर खर्च किया गया थोड़ा सा पैसा आपके पता नहीं कितने रुपए बचा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, तो फिर रिटर्न्स आएंगे नहीं। और एक क्या होता है, जिसके मान लीजिए कम ऑर्डर आ रहे हैं, कम ऑर्डर मानता हूँ मैं 50-100, ये ठीक है, इतने एक अच्छे ऑर्डर है, कम भी नहीं करना चाहूँगा मैं, ठीक है। इतने ऑर्डर किसी के आते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बंदा बिठा दो, भैया 2-4-5 हज़ार रुपये का जो भी एक बंदा बिठा दो, वो सारे माल को चेक करेगा, खोल के आगे से पीछे से साइजेज उसकी मेजर करके फिर भेजा जाएगा। तो आपके मान लो कि 60-70% रिटर्न आना तो वैसे ही कम हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ आई यूज टू और एंड आई मैनेज माई रिटर्न्स। तो दिस इज द ओनली वे, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रखो, माल भेजते टाइम भेजो, गलत माल मत भेजो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो तो आपके रिटर्न्स नहीं आएंगे। सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक जैन, पिकअप एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी है क्या? देखो विनायक जी, अमेजोन पर तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अदर मार्केट प्लेसेज है वहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी होता है। और अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस और पिकअप एड्रेस सेम है तो आपको सिंगल डिटेल, वो जो सेम एड्रेस देने से वो इनफ होता है, उससे आपका काम चल जाएगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशु शर्मा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो में से बेस्ट कौन सी है बिजनेस करने के लिए? ऐसा कोई क्राइटेरिया या कोई रूल या कोई यार्ड स्टिक्स बेंचमार्क नहीं है कि जिसके आधार पे मैं ये कह सकूं कि ये वेबसाइट बेटर है। 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया था, अमेज़ोन से किया था, फिर फ्लिपकार्ट पे आया, अभी 2-3 साल पहले जैसे मीशो काफ़ी फेमस हुई, रिसेंटली में 1-2 साल पहले मीशो पर आया। इसमें क्या होता है दोस्तों, हर वेबसाइट के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्लस पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कस्टमर को, किसी के लिए सही रहते हैं, किसी के लिए गलत रहते हैं। मीन्स हर कस्टमर की, वो कस्टमर बोले तो यहाँ पर मैं सेलर की बात कर रहा हूँ जो माल बेचता है, ठीक है, जो माल बेचने वाला होता है। हर सेलर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, हर बिजनेस की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है। तो आपकी स्ट्रेंथ्स जिस भी
पोर्टल के साथ अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट के साथ मैच खा रही है कि ठीक है यार यहाँ बेटर रहेगा मेरे लिए। तो एक रीज़न तो, एक तरीका तो वो होता है इसको इसका एनालिसिस करने का कि कौन सा बेटर है। दूसरी चीज़ फिर वैसे ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो अभी लेटेस्ट में तो मैं ब्लंटली कहना चाहूँगा कि मीशो सबसे अच्छा चल रहा है। अभी मीशो पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप एक काम करो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, तीनों पर अपलोडिंग, लिस्टिंग करवा के बेचना शुरू करो। आपको 5 दिन में पता लग जाएगा मीशो बेस्ट है, मीशो सबसे ज़्यादा ऑर्डर देगा। क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम थोड़ा अलग है, जो मैंने पाया वो इट टेक्स टाइम। वहाँ पर आपके रेटिंग आती है, रिव्यूज़ आते हैं धीरे धीरे, ठीक है, आपको प्रमोशंस लगवाने पड़ते हैं वहाँ पर। अभी मीशो पे प्रमोशन ही नहीं लगाने पड़ते, प्रमोशन लगाने की जरूरत है, मीशो खुद ही प्रमोट करता है उनको। प्लस मीशो पे क्या है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रीसेलर भी है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या हुए कि B2C है, ठीक है, एंड यूजर डायरेक्ट खरीद लेगा। मीशो में एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ क्या होगा कि यहाँ ये रीसेलिंग प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ से लोग खरीद के आगे भी बेचते हैं, तो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। और 1 करोड़ से ज़्यादा रीसेलर्स है यार, तो मायने रखती है ये चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से मीशो पर ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लाने हैं, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, धीरे धीरे रैंक आती है आपकी, ठीक है। अमेजोन का एल्गोरिदम आपको पता ही होगा, A9 जो है, तो वहाँ पर जिस तरह से फिर आप वो भी तरीके होते हैं किस तरह से प्रोडक्ट की रैंक लानी है, उसको हाई लाना है, ज़्यादा ऑर्डर लाने हैं, सारे तरीके होते हैं, सब उपलब्ध है। एक्सपीरियंस से भी मिल जाएंगे, या बहुत सारे लोगों जिन्होंने एक्सपीरियंस खुद किया है ये चीज़, वो यूट्यूब पे या कई अदर चैनल्स पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ और आप आराम से करो बिजनेस उस चीज़ को। तो अभी के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा ऑर्डर लाने के हिसाब से बेटर है मीशो। बाकी पेमेंट सबका अच्छा है। अमेजोन दुनिया की सबसे अमीर कंपनी आप कह सकते हो, फ्लिपकार्ट हिंदुस्तान की सबसे अमीर या बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये कंपनी डूबने वाली है नहीं। मीशो में भी अच्छा खासा बैकअप लगा हुआ है, अच्छा खासा पैसा लगा है, बड़े घरानों की फंडिंग है, तो दिक्कत नहीं है। तीनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, तीनों पर आप कर सकते हो, लेकिन फास्ट और ज़्यादा ऑर्डर तो अभी मीशो पे आएंगे मेरे हिसाब से तो, या फिर जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने दोस्तों के साथ या अदर जो सेलर्स उनके साथ देखा, तो मीशो अभी के हिसाब से आप बेस्ट कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यवीर रघुवंशी, फ्रॉड या दूसरा माल भेजने वाले कस्टमर से कैसे निपटे। मतलब मैं सूर्यवीर जी, देखो बात ऐसी है कि आप कहना चाह रहे हो कि आप सेलर हो, आपने कुछ माल भेजा, तो कई बार कस्टमर बदमाशी करते हैं, कुछ गलत माल भेज देते हैं, मंगवाया क्या और भेज कुछ दूसरा दिया रिटर्न में। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा कस्टमर की ही गलती होती है या कस्टमर ही गलत होता है। देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए टी-शर्ट बेचते हो, ठीक है, आप सूरत में बैठे हो, सूरत में बैठ के टी-शर्ट बेच रहे हो, आपका ऑर्डर आया हैदराबाद से, आपने ठीक है डिस्पैच कर दिया, कुरियर बॉय आया, पहले आपके सूरत का उसका लोकल हब होता है, वहाँ पे जाएगा वो माल, आपने जो पैकेट भेजा, फिर वो पैकेट किसी बड़े ट्रक या बड़े कुरियर जो उनका वाहन होता है उसमें होके जो सेंट्रलाइज्ड हब होता है सूरत का या आपके आसपास के एरिया का, वहाँ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से वो फ्लाइट से या जिस भी मोड से आपने उसमें चूज़ किया है कस्टमर से, उससे हैदराबाद जाता है, फिर हैदराबाद से वहाँ से होके लोकल हब होता है वहाँ जाता है, फिर कुरियर बॉय लेके उसको देने जाता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है, और इतनी ही लंबी प्रोसेस होती है जब कस्टमर रिटर्न का। देखो अपन बात कर रहे हैं कस्टमर रिटर्न जब होता है उसमें दिक्कत आ जाती है। अब कस्टमर ने वापस भेजा कि साहब मेरे को ये साइज़ बराबर नहीं है या दिक्कत आ रही है, कस्टमर जब वापस भेजता है ना, तो इतने ही चरणों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये पार्सल आपका घूमता है। तो इस दौरान क्या होता है, कई बार कोई गलत एड्रेस चिपक गया, या किसी का शूज़ जा रहा था तो टी शर्ट वाले का एड्रेस इसकी चिपक गया और शूज़ वाले का टी शर्ट की चिपक गया, टी शर्ट का एड्रेस शूज़ वाले की चिपक गया, ठीक है। तो जिसको टी शर्ट रिटर्न भेजनी थी उसके घर पे शूज़ पहुंच गए, फिर सेलर के एड्रेस पे शूज़ पहुंच गए या शूज़ वाले के टी शर्ट पहुंच गए। फिर वो लोग सोचते हैं कि यार ये कस्टमर क्या उल्टा सीधा भेज रहा है। भेजता है, कस्टमर्स भी कई बार करते हैं, लेकिन अरे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार कस्टमर ही बदमाशी करे। आप पूछ रहे हैं ना कि ऐसे फ्रॉड लोगों से कैसे बचे, तो ठीक है, उसमें पहली चीज़ तो ये मान के चलो कि बीच की प्रोसेस में भी कई बार गलती हो जाती है। कई बार ये जो कुरियर बॉय होते हैं ये लोग भी, जो कई चीटर ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी एज ए कुरियर बॉय, वो लोग बदमाशी कर देते हैं, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन इनका एक सोल्यूशन बनाया गया है SPF, सेलर प्रोटेक्शन फंड। जैसे फ्लिपकार्ट पे है SPF है, सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है SPF का मतलब, ठीक है। ये एक फंड रहता है
कंपनी के पास जब भी कस्टमर को या सेलर को, जैसे सेलर है, सेलर बोला कि यार मैंने 500 रुपये की टी शर्ट भेजी थी और उसने 200 रुपये की कोई दूसरी टी शर्ट भेज दी, मेरा तो नुकसान हो गया है, और ये 200 रुपये की जो टी शर्ट भेजी मेरे किसी काम की नहीं, मैं आगे भी इसको नहीं बेच सकता। तो फिर आप अपने केस का जो पूरी प्रोसेस होती है उसके तहत आगे क्लेम कीजिए, SPF क्लेम में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेश शर्मा, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है तो क्या GST नंबर लेना होगा? देखिए योगेश जी, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको GST नंबर लेना ही पड़ेगा, चाहे आपका 20 लाख का टर्नओवर है या नील की भी अगर आप रिटर्न भरते हो। नील की रिटर्न होती है दोस्तों कि जिस क्वार्टर में कुछ बिजनेस ही नहीं हुआ तो उसमें CA नील की रिटर्न भर देता है कि ठीक है नील रहा, कुछ बिजनेस नहीं हो पाया, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, या ऐसा जो भी प्रोसेस होती है CA वाली, वो नील की रिटर्न जाती है, ठीक है। उसके लिए भी आपको GST नंबर तो लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो GST नंबर लेना ही पड़ेगा, बिना GST नंबर के आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित अग्रवाल, फॉर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस हाउ मच इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड? देखिए अंकित जी, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आप कह रहे हैं कि मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने अब तक मेरे लाइफ में फेस किया। सबसे ज़्यादा लोगों ने यही पूछा कि कितने रुपए से स्टार्ट करें। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। कई लोगों ने 10,000 रुपये से स्टार्ट करके करोड़ों के टर्नओवर पे पहुंच गए, कईयों ने 20-50 लाख से भी स्टार्ट करके ज़ीरो पर भी आ गए, ठीक है। तो ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी सेटिंग होती है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आप कितने से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हैं आप मान लीजिए आप ऐसा प्रोडक्ट, आप मान लीजिए मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है। अब एक मोबाइल मान लीजिए 20,000 का आता है, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू करते हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, तो कितना स्टॉक है? 20,000 का एक फ़ोन आ रहा है, तो कम से कम 200-500 फ़ोन तो आप लाके रखोगे एक बार का अपने पास। तो आप 500 फ़ोन को मल्टीप्लाई कीजिए 20,000 से, कितना रुपया हो गया? और मान लीजिए आप कोई कुर्ती, कोई टी-शर्ट, कोई शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं, 200, 250, 300, 500 इतने तक में आ जाता है एक, तो उसका ज़्यादा स्टॉक खरीदा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कौन सा चूज कर रहे हैं बेचने के लिए। फिर उसका अच्छा, मान लीजिए आप कुर्ती का बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब कुर्ती के बिजनेस में दिक्कत क्या होती है, कोई भी कुर्ती है उसके 2-3 तो कलर वेरिएंट हो जाएंगे, 4 कलर वेरिएंट हो गए और 5 से 6 उसके साइज वेरिएंट हो गए। मतलब एक कुर्ती को लाइव करवाने के लिए आपको उसके 4 तो कलर हो गए। जनरली होता है ऐसा, मैं स्टैंडर्ड केस नहीं बता रहा हूँ कोई, है ना। और 4 कलर हो गए और 5 से 6 उसकी साइजेज हो गई अलग अलग। तो कितने आपको खरीद के रखनी पड़ेगी सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए? और कम से कम यार आप स्टार्ट करोगे तो SKUs तो ज़्यादा रखोगे ना, 10, 20, 50, 100, 1000 जितना भी ज़्यादा रखोगे, कोई एक कुर्ती से लाइव थोड़ी कर दोगे, हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, फिर उस हिसाब से आपको कितना स्टॉक लेना है उस पर डिपेंड करता है। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो या 5 लाख से कर सकते हो या 20 लाख से कर सकते हो। और सबका हर इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है कि यार मेरे को इतना रुपया कमाना है एक साल में। मान लीजिए मेरे को एक साल में 20 लाख रुपया कमाना है। अभी 20 लाख कमाने के लिए कितना टर्नओवर करना पड़ेगा और उस टर्नओवर पे कितना % मार्जिन रहेगा कि मेरा प्रॉफिट 20 लाख निकल के आ जाए। कई लोग सोचते हैं कि ठीक है एक साल का 5 लाख भी कमा लिया खूब है, तो वो 5 लाख के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, उतना माल खरीदते हैं, उतना माल का टर्नओवर करवाते हैं, बेचते हैं। तो ठीक है ना। तो ये एक सब्जेक्ट, इट्स ए सब्जेक्टिव टर्म कि इट्स ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए, सबका अलग अलग होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय सेठिया, ये पूछ रहे हैं क्या मीशो पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी है? देखिए विनय जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी गहराई है। क्या होता है कि अगर आप मीशो पर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एक तो होती है ठीक है खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी प्रोडक्ट हो, आप जैकेट बेच रहे हो, आप लोअर्स बेच रहे हो, आप कुछ भी बेच रहे हो, आप फ़ोन बेच रहे हो, कुछ भी, आप टी-शर्ट, कुर्ती, शूज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुछ भी बेच रहे हो आप, अगर आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और अगर आप मीशो पर बेचते हो तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी आपकी प्राइसेस कम रहेगी रैदर देन अदर्स, क्योंकि हर इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पाता।
बहुत माथाफोड़ी, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो हर इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकता, तो वो कहीं और से खरीदता है, और कहीं और से खरीदेगा बीच, तो बीच का एक वो प्राइस गैप आ जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, उसमें फिर ऑर्डर कम आते हैं। तो फिर इससे अच्छा आप मीशो पर बेचो ही मत, या ऐसा भी नहीं है, कहीं और से भी खरीद के लोगों ने अच्छे पैसे कमाए हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अब यूनिक प्रोडक्ट्स बेचो जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं हो, तो लोग आपके माल को खरीदे ही खरीदेंगे, जितनी चाहे आप रेट लगा लो। और बिल्कुल आप कॉमन माल बेच रहे हो, कॉमन प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कई लोगों के पास है, तो भैया फिर ऑर्डर उसी के आएंगे जिसकी रेट कम होगी, और रेट किसकी कम होगी? जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी। So this is the very simple rule if you are doing business on Meesho. This is not about Meesho. This is the case with almost every portal. तो वो चीज़ है। बाकी आप इस चीज़ से बचने के लिए एक काम कर सकते हो, यूनिक प्रोडक्ट बेचो। जैसे मान लीजिए मैं कोई टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो टी शर्ट यूनिक टी शर्ट बनाओ, हर कोई आपके जैसे बना नहीं पाए। या कोई कुर्ती बेच रहे हो तो कुर्ती का ऐसा प्रिंट लाओ कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो, आप खुद का डिज़ाइंड प्रिंट ले लो। खैर इतनी इजी नहीं होती ये चीज़ें, काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ें होती है, एक अपन बिगनर के हिसाब से बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग होना बेटर रहेगा अगर है तो, और नहीं है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मीशो पर बिजनेस नहीं कर सकते, कई लोग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज, कैन वी सेल फर्स्ट कॉपी आइटम्स इन ऑनलाइन बिजनेस? देखिए पृथ्वीराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या फर्स्ट कॉपी आइटम्स, या जिसको ग्रे मार्केट, फर्स्ट कॉपी जहाँ पे बनता है बिकता है उसको ग्रे मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रे माल जो हो गया, ग्रे आइटम्स हो गया, ग्रे मार्केट हो गया ये, तो इसको अगर आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो तो दो तीन चीज़ें होती है। फर्स्ट कॉपी का मतलब हो गया कि जाहिर सी बात है वो किसी बड़े ब्रांड का, किसी पर्टिकुलर फेमस ब्रांड की कॉपी होगा। मान लीजिए मैं यूएस पोलो की टी शर्ट का फर्स्ट कॉपी बेच रहा हूँ। अब जो यूएस पोलो की ओरिजिनल टी शर्ट अगर 1800 की आ रही है, और वही यूएस पोलो की सेम टू सेम दिखने वाली टी शर्ट आप ऑनलाइन पे 400-500 रुपये में बेच रहे हो, तो ठीक उसमें क्या होता है दोस्तों, जिससे भी आप माल खरीदोगे सबसे पहले कोई ना कोई होगा जो फर्स्ट कॉपी आइटम, फर्स्ट कॉपी आइटम होता है दोस्तों किसी भी फेमस ब्रांड की कॉपी बना देना, थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी में फर्स्ट कॉपी होता है, दिखने में सेम होता है, आप कोई फिगर आउट कर ही नहीं सकता कि ये ओरिजिनल शोरूम से खरीदा गया है या कोई फर्स्ट कॉपी किसी कहीं से खरीदा गया है। तो देखो सिंपल सा आंसर तो ये है कि नहीं, मत बेचना, कभी भी मत बेचना। अब वो क्यों, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप फर्स्ट कॉपी आइटम्स कभी भी ऑनलाइन मत बेचना। इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण मैं बताऊंगा कि आप जो फर्स्ट कॉपी आइटम्स बनाने वाले होते हैं ना, वो एक तरह से इलीगल काम कर रहा है। दिस इज एन इलीगल टास्क, एन इलीगल बिजनेस जो बना रहे होते हैं, ठीक है। अब फिर भी बनता है, बिकता है, सारा काम चलते हैं इस दुनिया में यार, है ना, लोग बना रहे। अब आप गए साहब किसी ऐसे टी शर्ट वाले के पास जो किसी ब्रांड की कॉपी बेचता हो, ठीक है, वहाँ गए आप, उनसे बात करी, खरीदना चाहा, खरीद लिया माल। अब आप बोलोगे कि ठीक है लाओ साहब बिल दो, पक्का बिल दो मेरे को, तो पक्का बिल तो वो दे ही नहीं पाएंगे ना। पक्का बिल होता है जीएसटी पर ये लिख के कि हाँ ठीक है साहब हमने यूएस पोलो की 300 टी शर्ट्स इनको बेची है। अब वो नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे लोग हमेशा कैश में काम करते हैं, कच्चा काम करते हैं ये लोग। वो इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इलीगल काम को का प्रूफ कैसे दे सकते हैं, वो काम इलीगल कर रहे हैं, तो कैश में काम करेंगे, आपको पक्का बिल नहीं दे पाएंगे। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए आपने खरीद लिया, आपने यूएस पोलो की 1000 टी शर्ट खरीद ली और बेच दी, फ्लिपकार्ट पे बेच दी, पैसा आ गया आपके पास। नाउ जब टाइम आता है अपनी रिटर्न भरने का, आप अपनी जीएसटी रिटर्न जब भरते हो तो उसमें ठीक है, उसमें मांगा जाता है कि मैंने इतना माल उस फर्म से खरीदा और इतना माल फिर इस तरह से फ्लिपकार्ट पर बेच दिया। अब फ्लिपकार्ट पर जो बेच दिया उसका तो बिल आपको दे देगा फ्लिपकार्ट कि ठीक है हाँ हमारे तो इतना माल बेचा है। लेकिन जो रिटर्न जीएसटी रिटर्न जब भरी जाती है तो सीए ये भी पूछता है, हमेशा सरकार ये भी पूछती है कि माल कहाँ से खरीदा था आपने। अब आप माल बोलोगे ठीक है मैंने तो फलाना उनसे खरीदा था, तो लाओ ठीक है बिल लाओ, पक्का बिल लाओ, तो पक्का बिल तो है ही नहीं क्योंकि वो देता ही नहीं, तो फिर वो आपको सेल टैक्स का लफड़ा हो जाता है भैया। इसमें ऐसा हुआ मेरे दोस्तों के साथ हो गया था, 2-3 दोस्तों के साथ हुआ था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इलीगल काम है, इससे बचने के लिए कई लोग बेचते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कॉपी आइटम बेचता है ना, वो हमेशा ऐसा रहता है कि कभी भागना भी पड़ जाए तो छोड़ के भाग जाओ, छापे पड़ जाते हैं इनके यार, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे हैं या फिर पैसे वैसे खिला के बच जाते हैं, तो दिक्कत ही आती है। तो ऐसे चीज़ों का कभी ऑनलाइन मत बेचो और नहीं बेचना चाहिए। सो दिस इज माई सिंपल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिक गोवा से,
सर ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या शॉप रेंट पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी लेना चाहता हूँ, और क्या जीएसटी को घर के एड्रेस पे लिया जा सकता है? पैट्रिक जी, सबसे पहले तो ये है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और जीएसटी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और घर के एड्रेस पे आराम से ले सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए रेंट पे आप शॉप लो, फिर उसके एड्रेस से शॉप रजिस्टर्ड होगी और आपका जीएसटी नंबर बन के आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर के एड्रेस से भी जीएसटी नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल शर्मा, सर अमेज़ोन पर माल बेचते हैं तो प्राइम का टैग कैसे आएगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर? देखिए कुशल जी, आप अमेज़ोन पर बेचना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि ठीक है, आप प्राइम का इंपॉर्टेंस समझते हैं। दोस्तों जिनको प्राइम के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। प्राइम एक टैग या बैज लग जाता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप अमेज़ोन पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देता है, तो उससे 2-3 फ़ायदे होता है कि उससे कस्टमर को विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा कस्टमर को दिखाया जाता है वो, और कस्टमर को प्राइम दिखते लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए फ़ायदा का सौदा है, अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज़ आएगी, यहाँ पे मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता। तो कस्टमर्स टेंड टू इंक्रीज मोर एंड मोर द प्रोडक्ट्स दैट आर हैविंग प्राइम बैज ऑन इट। ठीक है, तो ये होता है। तो अब प्राइम बैज कैसे आता है, कब आता है, आपके प्रोडक्ट्स पे कैसे ला सकते हो, क्या करना पड़ता है, कोई प्रोसेस होती है उसकी, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है या कुछ अलग से कुछ चीज़ करनी पड़ती है? दोस्तों 4 तरीके ऐसे होते हैं, 4 तरीक़ों से आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइम का बैज ला सकते हो। अब वो 4 तरीके होते हैं FBA बोले तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, फिर एक होता है इजी शिप प्राइम, एक होता है सेल्फ शिप प्राइम, एक होता है अमेज़ॉन सेलर फ्लेक्स। अब ये 4 तरीके होते हैं, चारों की अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग फ़ायदे होते हैं, अलग अलग ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर सेलर के अपने हिसाब से। तो इन 4 तरीक़ों से आप प्राइम का बैज ला सकते हो अपने प्रोडक्ट से ऊपर। अब ये 4 तरीके क्या होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और आप अपने वीडियो उसमें जाके देखिए और वहाँ पर आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश बिश्नोई रायगढ़ से, मैंने 30 प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं लेकिन 4 से 5 ऑर्डर ही आ रहे हैं पर डे, क्या मुझे पेड प्रमोशन लगाने चाहिए? देखिए सुरेश जी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे, कितने आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोडक्ट एक तो ट्रेंडिंग होना चाहिए, आपने प्रोडक्ट ही ऐसा चूज़ कर लिया, आपने पहले तो ये मेंशन नहीं किया कि क्या कैटेगरी है, क्या प्रोडक्ट है आपके, कौन सी वेबसाइट पे आप बेच रहे हो, बट स्टिल ठीक है, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रोडक्ट एक तो ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। सर्दियों के मौसम में आप गर्मियों का वो भी 5 साल पुराना कोई डिज़ाइन कोई आइटम बेच रहे हो तो वो नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट हो वो बेचिए। दूसरी चीज़, कई फैक्टर्स होते हैं, विजिबिलिटी कितनी आ रही है उसको, ठीक है, आपने कीवर्ड्स क्या लगाए हैं, उसके अलावा अदर फैक्टर्स जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कितने ऑर्डर आएंगे। फिर उसके बाद में अगला फैक्टर होता है प्राइसिंग, उसकी सही होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखो आप हमेशा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रख लिए या बहुत कम कर दी। कम रखोगे तो आप नुकसान में जाओगे, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर बिजनेस करने का, ठीक है। और ज़्यादा रख दोगे ऑर्डर नहीं आएंगे, माल रखा रहेगा, फिर भी अगर कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस रखिए, ठीक है। रेटिंग्स और रिव्यूज़ उस पर कितने आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब सिंस आप बता रहे हो कि आपने नया नया ही अपलोड किया है तो रेटिंग एंड रिव्यूज़ आने का वेट कीजिए। कई तरीके होते हैं रेटिंग्स लाने के, रिव्यूज़ लाने के, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो सब आपको करना पड़ेगा, फिर जाके ऑर्डर आना शुरू होते हैं। ऑर्डर आएंगे, जरूर आएंगे। आप पेड प्रमोशन लगा सकते हो। पेड प्रमोशन से क्या होगा, विजिबिलिटी आएगी, ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो रेटिंग रिव्यूज़ आने के उतने चांसेस रहते हैं, ठीक है। रेट आप सही रखना हमेशा। पेड प्रमोशन लगा दो, रेट आपने बहुत ज़्यादा हाई कर रखी है तो भी कोई नहीं खरीदेगा, सिर्फ लोग देख के स्किप मार देंगे या स्क्रॉल डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर आएंगे कितने नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है विजेंद्र सिंह राजावत जोधपुर से, क्या सर रिटेलिंग वेबसाइट पर ही बिजनेस करना इनफ है? देखिए सर, थोड़ा मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इसमें। आप ये जानना क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन, जब मैं ये समझ पाया हूँ कि आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ जो ऑनलाइन रिटेलिंग वेबसाइट होती है उन पर बिजनेस करना ही इनफ है क्या? अब देखो, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ इनफ। इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है कि किसी के कोई 100 ऑर्डर आ रहा है उसी में खुश है या उन्हीं को मैनेज नहीं कर पा रहा है, किसी के 1000 ऑर्डर आ रहे हैं तो वो उसमें भी दुखी है, उनको मैनेज कर पा रहा है। तो हर इंसान आगे से आगे ग्रो करना चाहता है, ठीक है। तो अब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और इफ़ यू कैन मैनेज थिंग्स, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, तो आप क्या कर सकते हो, रिटेलिंग वेबसाइट्स के अलावा जो अदर पोर्टल्स है, होलसेल वेबसाइट्स भी होती है, होलसेल भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके थ्रू भी आप
वहाँ पर भी बेचना स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हो। तो रिटेलिंग वेबसाइट्स के अलावा वहाँ भी आप कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो ऑर्डर आ रहा है उन्हीं को फुलफिल करने में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं मिल पा रहा है, या आप रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते, मैन पावर नहीं बढ़ा सकते, या एक बड़ा गोडाउन अलग से अगर लेने की ज़रूरत पड़ रही है या अलग प्रेमाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपको ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है उसी को चलने दो अभी। और अगर आपको लगता है कि यू वांट एक्सपैंड और पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हो, आपके पास स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, सब कुछ आपको नॉलेज है, तो आप कीजिए, आराम से एक्सपेंड कीजिए। अदर जो इंस्टाग्राम पर आप बेच सकते हो, ठीक है, अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश होने में मदद करता है इंस्टाग्राम। फेसबुक पे मार्केट प्लेस होता है, ये बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई अब, तो वहाँ पर आप बेच सकते हो। लाइव जाके भी कई लोग बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाइए, आप वहाँ बेचिए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स आप जितने ज़्यादा लोग होंगे, अलग अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाइए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए, उनको डिस्पैच कीजिए, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। उसके लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं, मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। भाई माल तो आपके पास रखा ही है, प्रोडक्ट्स तो रखे ही हैं आपके पास। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिजनेस करने के लिए आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? उनको वहाँ पर अपलोड करने वाला बंदा, कस्टमर से एंगेज होने वाला बंदा, ऑर्डर लेना है, फिर ऑर्डर आ गए तो पैक करना है। तो अगर आप ये मैनेज कर सकते हो, ठीक है, तो आप यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो ऐसा नहीं कि इस पर बिजनेस करना ही इनफ है, इससे भी आगे और पोटेंशियल है और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप ऑनलाइन बिजनेस से कितना कमा लेते हो? मेरा बस दाल रोटी हो जाती है, यही मेरा आंसर है। बाकी आपको पता होगा, फीमेल से उनकी एज और मेल से उसकी इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए। आप किसी फीमेल से पूछ के देखिए उसकी एज, कि आपकी एज क्या होगी, तो डायरेक्ट गलत मतलब ले जाती कि वाई ही इज़ आस्किंग अबाउट माई एज। तो कई लोग ऑफेंसिव फील कर जाते हैं। ये चाणक्य ने कहा कि पुरुष से उसकी इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए, महिला से उनकी एज कभी नहीं पूछनी चाहिए। अगला सवाल है अक्षत जैन, रीसेलिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? रीसेलिंग बिजनेस, अच्छा सबसे पहले दोस्तों, अगर जिन लोगों को पता नहीं रीसेलिंग बिजनेस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। रीसेलिंग बिजनेस होता है दोस्तों, आपने अपना स्टॉक नहीं ले रखा, कहीं से मैन्युफैक्चरर से आप लेते हो, मतलब आपके पास तो कस्टमर डेटाबेस है, ठीक है, लोगों के ऑर्डर आए आपके पास, तो आपने वहाँ से सीधा लिया, मतलब आप अपने पास भी नहीं मंगाते, वहीं से सीधा कस्टमर के पास डिस्पैच। मान लीजिए ये कस्टमर है और ये मैन्युफैक्चरर है और यू आर द मीडिएटर, यू हैव द डेटाबेस, यू हैव द कस्टमर डेटाबेस। अब कस्टमर्स के ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं कि ठीक है मेरे को ये टी शर्ट लेनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस ऑर्डर को इस बंदे को दोगे और बोल दोगे कि ठीक है इस कस्टमर के एड्रेस पे भिजवाना, नीचे मेरा नाम लिख देना कि सेंड बाय विपिन भारद्वाज। तो ये फिर सीधा कस्टमर को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो रीसेलिंग बिजनेस कहलाता है। एक आप रीसेल कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, उससे लेके उधर भेजना, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, रीसेलिंग बिजनेस। तो और ये व्हाट्सएप के थ्रू होता है ज़्यादातर, मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो रीसेलिंग बिजनेस सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरे सबसे एथनिक अपैरल्स होते हैं, लड़की गर्ल्स की जो कुर्तियाँ होती है वो ज़्यादा बिकती है, और उसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम्स, ये दो कैटेगरी ऐसी है जिनका बिजनेस सबसे ज़्यादा किया जाता है रीसेलिंग बिजनेस में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है, तो ये दो कैटेगरी जैसे इसमें आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो इफ़ यू वाना ग्रो इन रीसेलिंग, इफ़ यू वाना ग्रो इन रीसेलिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंद मिश्रा, ये शॉपशी क्या है सर, व्हाट इज़ दिस शॉपशी? शॉपसी एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट का, जिस तरह से मीशो है। मीशो का नाम आपने अच्छी तरह सुना होगा और इस पर बिजनेस भी किया होगा, या इससे कभी कोई प्रोडक्ट मंगवाया भी होगा, या इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म पर भी, या लोगों को भी पता होता है। शॉपसी एक नया फीचर है, शॉपसी है, और फ्लिपकार्ट द्वारा स्पॉन्सर्ड है, फ्लिपकार्ट का ही एक पार्ट है, और फ्लिपकार्ट की एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित अग्रवाल, सर मेरी इंग्लिश वीक है और अकाउंटिंग की नॉलेज भी मेरे को ज़्यादा नहीं है, तो क्या मैं फ्लिपकार्ट पर बिजनेस कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, इसमें क्या है। ये तो वही बात हो गई, मैंने MBA किया हुआ है तो क्या मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ? तो MBA करने का और पेड़ पे चढ़ने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो आपको आप फ्लिपकार्ट पे बिजनेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वर्जिन जो कंपनी है,
वर्जिन नाम की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका जो ऑनर है बंदा काफ़ी फेमस है, सबने उसका नाम सुना, सब लोग जानते हैं। वो उस बंदे को, वो मैथमेटिक्स में वीक था, कुछ भी नहीं था, वो मैथमेटिक्स में वीक था, उसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, लेकिन आज उसने कितनी सारी कंपनीज और कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ। तो ऐसा इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश और थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, कि वो भी ज़रूरत कब पड़ती है, जब कुछ मेल्स करने हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बात करनी हो, कुछ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना हो फ्लिपकार्ट के साथ, तो मेल्स में ठीक है आपका काम हो जाए, इतनी सी इंग्लिश आती हो तो भी वो चलेगा। इसमें आपको यहाँ पे कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं है जो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सिंपल रखो, बिजनेस अलग चीज़ होती है और ये अकाउंटिंग अकाउंटेंट संभालेगा। इंग्लिश की कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको, तो माल लाना है, ऑर्डर लेने, भेजना, इतना सा काम करना है बस। अकाउंटेंट बिठा के रखो आप, वो ताकि ट्रैक करता रहे कितना माल गया, कितना आया, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इस चीज़ का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय अग्रवाल, मैं रीसेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम्स आती है और क्या 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 इसमें समस्याएं आती है, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ठीक है विनय जी, आप रीसेलिंग कर सकते हो आराम से। रीसेलिंग का मेरे को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसमें जो समस्याएं आती है या जो चैलेंजेस रहते हैं वो मैं कुछ बताना चाहूँगा। रीसेलिंग बिजनेस, जैसा कि मैंने बताया इसी वीडियो में, कि रीसेलिंग बिजनेस क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर के ऑर्डर को डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर उसको देना, या रिटेलर जो भी उसको देना, और वहाँ से उसके पास माल पहुँच जाए, ये रीसेलिंग बिजनेस होता है एक तरह से। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें समस्या कहाँ आती है, अगर आप करना चाहते हो, एक तो आप मीशो के थ्रू करना चाहो, ठीक है, या और भी जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू करना चाहो, लेकिन एंड में बात कहाँ आके रुकती है, वो होती है कि आप बेचोगे किसको माल किसको बेचोगे, कितने लोग खरीदने वाले आपके पास। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है डेटाबेस। डेटा इज ऑक्सीजन इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, सेड बाय मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने कहा था अभी 2-3 साल पहले, एक टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था कि डेटा इज ऑक्सीजन। ये डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, यहाँ बिजनेस करना है इस दुनिया में, तो डेटा ही आपका ऑक्सीजन है। तो डेटाबेस कितना बड़ा है, क्योंकि ये इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है, आप तो 10% का हिसाब मान के चलो, 100 लोग हैं आपके पास, तो 100 में से को आप भेजोगे, अपना प्रोडक्ट भेजोगे, अपडेट्स भेजोगे, डिटेल्स भेजोगे, तो 10 लोग उसमें से ऑर्डर देने वाले मिलेंगे। इसी तरह आपके पास 1000 लोग होंगे, मतलब 1000 लोगों का आपके पास कस्टमर डेटाबेस है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपने उन सबको भेजा, तो उसमें से फिर 100 लोग ऐसे होंगे जो आपका ऑर्डर देना पसंद करेंगे। इसी तरह आपके पास अगर 10,000 लोग होंगे तो आपके पास 1000 ऑर्डर रहेंगे, चांसेस रहेंगे, संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से जितना बड़ा डेटाबेस होगा उतने आपके ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। तो अब बात आती है कि डेटाबेस कहाँ से लाएं। तो एक तो मेजर चैलेंज ये है, अब डेटाबेस कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से गैदर किया जाता है। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप इसमें मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस है। इंस्टाग्राम से किस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो डेटाबेस कहाँ से लाया जाए। अच्छा, और दूसरी जो बड़ी दिक्कत आती है वो होती है कि मान लीजिए आपने, ठीक है, ऑर्डर डिस्पैच करना शुरू किया, किसी टी-शर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, भोपाल से ऑर्डर आया, आपने रीसेलिंग कर रहे हो, आपने सामने वाली पार्टी को बोला, जो होलसेलर है या रिटेलर है, उसको बोला कि ठीक है इसको आप डिस्पैच करवा दो, वहाँ पर डिस्पैच चला गया। सिंस आप लोग तो क्वालिटी चेक कर नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि आपके हाथ में तो आया नहीं ना, उसी ने भेजा, तो वो लोग टाइम की कमी की वजह से या ठीक है लापरवाही की वजह से उन्होंने भेज दिया और वो डिफेक्टिव निकला। अब क्या होता है भैया, कस्टमर बोलेगा भैया मेरे पास तो फटा हुआ है, डिफेक्टिव है, मिसप्रिंट है, जो भी है, साइज़ मिसमैच है, दिक्कत आ रही है, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। वो रिटर्न वाला लफड़ा ऐसा था, वो खाता है सबको, वो परेशान करता है, वो झिलाता है। इसमें क्या होगा, रिटर्न में दिक्कत बताऊँ कहाँ आएगी। रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसने वापस भेज दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और अपन ने पैसे वापस दे दिए। दिक्कत आती है, मैं एज अ रीसेलर एक प्रोडक्ट पे कितना रुपया कमाता हूँगा, 100 या 50। ठीक है, अगर मैं बड़ा रीसेलर हूँ, ज़्यादा ऑर्डर लेना चाहता हूँ या ले रहा हूँ, तो एक ऑर्डर पे 100 या 50, 100 रुपये कमा रहा हूँ मान लीजिए, कई बार 50 ही कमा रहा हूँ, कई बार 70-80। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एवरेज लेके चल रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ। अब डिफेक्टिव आया तो बंदे ने वापस उसको डिस्पैच किया, तो कुरियर चार्ज, हु विल बेयर द कुरियर चार्ज। तो वो कुरियर चार्ज की वो लड़ाई होती है, असली लड़ाई, असली माथाफोड़ी यही है कि हु विल बियर दैट कुरियर चार्ज। आप रिटर्न कर दोगे, ले लेंगे, लेकिन वो कस्टमर बोलेगा कि जब मैं प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा तो ये जो वापस भेजने का कुरियर चार्ज लग रहा है 70-80-100 रुपया, वो मैं क्यों बियर करूँ। और इधर
हम लोग, मैं मान लो, या मतलब मैं एज ए रीसेलर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं या जो बंदा है अपना होलसेलर है, वो बोलेगा यार मैंने तो भेज दिया, एक बार पहले जब भेजा वही मेरा कुरियर चार्ज लग गया, अब वापस तुम भेजोगे तो वो कुरियर चार्ज में के, तो ये सबसे मेजर लड़ाई होती है, ये मेजर चैलेंज होता है। तो इसमें या तो आप, अब इसमें फिर दो ही चीज़ें होगी, या तो आप कस्टमर को मना कर दो नहीं भैया रखना तो रखो और हम कुरियर चार्ज बियर नहीं करेंगे, रखो चाहे वापस भेजो हम, तो इसमें या तो फिर आपका कस्टमर हमेशा के लिए टूट जाएगा, रिलेशन ख़राब हो गया। दूसरी चीज़, आप बोलोगे कि ठीक है यार रिलेशन बना के रखना है यार, ठीक है यार भैया आप भेज दो मैं बियर कर लूँगा जो भी लगूंगा, तो भैया अगर ऐसे आप बियर करने लग गए कुरियर चार्जेस, कितने लोग रिटर्न करेंगे, तो कितने का कर लोगे, क्या कमाई करी आपने और कितना लॉस खा लिया, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये वो बहुत ही डिलेमा होता है, एक धर्म संकट होता है कि क्या किया जाए सिचुएशन में। तो ठीक है सब लोग अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, कई लोगों को पैसा प्यारा होता है कि ठीक है यार मेरे को मतलब नहीं है यार, मैं वैसे ही इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, तो वो लोग ठीक है हम बियर नहीं करेंगे, तो वो कस्टमर ख़राब हो गया तो कस्टमर गया काम से। और कई लोगों को ठीक है यार उसके बढ़िया कमाई हो रही है, उसको ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है यार भैया भिजवा दो आप वापस रिटर्न कर दो, मैं कुरियर चार्ज बियर कर लूँगा। तो ये एक तरीका होता है या एक ये चीज़ होती है या प्रोसेस होती है। तो रीसेलिंग बिजनेस में ये समस्याएं या चैलेंजेस आते हैं। अगला सवाल है राहुल अग्रवाल का, मैंने पेड प्रमोशन में काफ़ी पैसा लगाया है फिर भी मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए राहुल जी, पेड प्रमोशन में आपने पैसा लगाया है, ठीक है, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, इसके दो कारण जो मैं एनालिसिस कर पाया आपका, दो कारण होते हैं। एक, प्राइस हमेशा कॉम्पिटिटिव रखिए। आप पेड प्रमोशन फुल लगा रहे हैं लेकिन 100 रुपये की चीज़ को 300 में बेच रहे हैं तो कोई नहीं लेगा यार, आपका पेड प्रमोशन लगाया हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा। वहीं आप प्राइस कॉम्पिटिटिव रखोगे ना, तो आप अगर 2000 रुपये का भी प्रमोशन लगाओगे ना तो आपको 20,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट कमा लोगे, इतना माल आप बेच सकते हो। मतलब ये एक मैंने एक रफ आइडिया बोला है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो ये मायने रखता है कि प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपने जेनरिक ब्रांड से आप रजिस्टर कर रखे हो तो वो नहीं खरीदेंगे लोग। आपको अपना ट्रेडमार्क लीजिए आप और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाइए और अपना ब्रांड नेम लीजिए, और उस ब्रांड नेम को फेमस करने में समय लगेगा, साल 2 साल धीरे धीरे होता है। और जब आपका अच्छा ब्रांड नेम हो जाता है, अच्छी स्टार रेटिंग्स आ गई, अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो फिर धड़ल्ले से माल बिकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है, ये जनरल प्रोसेस है, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस करो या ऑनलाइन करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरी वी, सर मैं मसाला पाउडर बेचना चाहता हूँ तो क्या मेरे को उसके लिए फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ आपको लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप ये जो आइटम्स होते हैं, जो ईटेबल्स होते हैं, ये तो आप बेच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मिता चौधरी, ये अमेज़ॉन में पीपीसी क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है? धर्मिता जी, पीपीसी होता है पे पर क्लिक, ये एक एड कैंपेन का पार्ट होता है। कैंपेन में आप जितना बिडिंग अमाउंट भरोगे उस हिसाब से पीपीसी कैलकुलेट होता है। बोले तो एक क्लिक पे आपने अपना बिडिंग अमाउंट भर दिया 20 पैसा, 40 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, पर क्लिक पे आपका वो 1 रुपया वहाँ से ऐड कैंपेन लगाया, मान लीजिए आपने 5000 का, ठीक है, 5000 रुपये का या 2000 रुपये का, कितना भी मान लीजिए, ठीक है, पे पर क्लिक। तो आपका जब लोगों को जब प्रोडक्ट आपका दिखाई देगा, अमेज़ॉन उसको प्रमोट करेगा, तो पे पर क्लिक, हर क्लिक पे आपका 1 रुपया जो आपने बिडिंग अमाउंट फिक्स किया है वो डिडक्ट होता जाएगा। अब बंदा ऑर्डर खरीदता नहीं खरीदता ये जिम्मेदारी नहीं लेता है अमेज़ॉन। जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, क्लिक करके जा रहा है, सर्फिंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट खरीदे नहीं खरीदे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो कोई भी गारंटी नहीं लेता अमेज़ॉन ही नहीं, ये किसी भी टाइप का अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। तो बस ये है कि हर क्लिक पे आपका 1 रुपया जो भी आपने बिडिंग अमाउंट फिक्स किया है वो कटता जाएगा, डिडक्ट होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएन चौहान, किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपके कहने का मतलब है एग्जैक्ट सेलिंग अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों अमेज़ॉन का एक कैलकुलेटर होता है, कितना मिलेगा नाम से, ठीक है, तो ये कैलकुलेटर होता है, तो इससे कितना मिलेगा नाम से, तो इससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अमेज़ॉन ही प्रोवाइड कराता है। तो इसमें आपको लास्ट में एंड में जाके वो निकल के आ जाएगा कि आपको कितना इसका सेलिंग प्राइस ये रखना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है एक्सेल शीट भी मेंटेन करके, कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज होते हैं वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, या मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से आप एक्सेल शीट मेंटेन करते हुए एक्सेल शीट से प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हो या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह, अगर मैं सेलर फ्लेक्स ब्रैकेट में है अमेज़ॉन, सेलर फ्लेक्स अमेज़ॉन के लिए एनरोल करना चाहूँ
तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, बात इसमें ये नहीं कि आप करना चाहो, आपकी चाहत से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप एनरोल होना चाहते हो। इसमें फ़र्क पड़ता है कि क्या आप कैपेबल हो। सेलर फ्लेक्स जो होता है, सेलर फ्लेक्स जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है अमेज़ॉन के द्वारा, इसमें अगर आप जो क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा होने चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए आपके पास, कितने प्रिंटर्स होने चाहिए आपके पास, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास, अगर आप ये सब चीज़ें ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पा रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। और अगर आपके पास नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, जितना बड़ा रिक्वायर्ड स्पेस होता है या जितना एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, कितने प्रिंटर चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए, अगर वो आप गाइडलाइंस या जो नॉर्म्स होते हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो आप सेलर फ्लेक्स अमेज़ॉन के लिए एनरोल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है राकेश लाल, सर क्या मैं अपने गाँव से माल बेच सकता हूँ अमेज़ॉन पर? देखिए राकेश जी, आप बेच सकते हो आराम से, क्यों नहीं बेच सकते, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है, वो ये है कि डिस्पैच टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ऑर्डर आया। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस है या जो कुरियर वाले हैं वो आपके गांव में रहते हैं या गांव में ही घूम रहे हैं, वो किसी आसपास के आपके जो 10-20-50 किलोमीटर में जो बड़ा शहर होगा वहाँ पर होते हैं वो लोग। तो उसमें क्या होता है कि जब वो माल लेने आएंगे, फिर वापस हब पर लेके जाएंगे, फिर वो डिस्पैच होता है कस्टमर के पास, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्पैच ड्यूरेशन होता है ये बढ़ जाता है, तो इसमें ऑर्डर कम आते हैं। क्योंकि ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होता है, जैसे मेरे भी लोग, किसी के ऊपर भी ले लो, आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हो, आप चाहते हो यार फास्ट से फास्ट आए। आप अगर आज 10 तारीख को ऑर्डर कर रहे हो तो आप चाहते हो यार 11, 12, 13 जितना जल्दी हो सके आ जाए। और आपके वाले केस में क्या होगा, गाँव से आप करना चाहते हो तो जनरली क्या होगा ये अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये नहीं बताया कि आपका गाँव कितना किलोमीटर दूर है अमेज़ॉन के हब से या किसी बड़े शहर से। अगर ज़्यादा दूर है तो भैया फिर अमेज़ॉन वाला आपके गांव आएगा, पिकअप करेगा, वापस लेके जाएगा, तो ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा खिंच जाते हैं इस प्रोसेस में, तो फिर दिक्कत आ सकती है, ऑर्डर कम आ सकते हैं। बाकी आप कर सकते हो बिजनेस करना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुशील दलवानी, सर सबसे बेस्ट ई कॉमर्स रिटेलिंग वेबसाइट कौन सी है? देखिए लालवानी जी, बात ऐसी है कि आप जो बेस्ट जानना चाह रहे हैं, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। मेरे कितने ही दोस्त हैं, हम लोग 7 सालों से कर रहे हैं, तो कई लोग अमेज़ॉन पर हिट हैं, हिट उनका ब्रांड ने ब्रांड चलता है उनका, एक दिन के 3-3, 4-4 हज़ार ऑर्डर तक आते हैं। एक दोस्त है जिसने मीशो पर 1 क्वार्टर में 5 करोड़ का बिजनेस किया था, मतलब सेल करी थी। एक बंदा है मेरा दोस्त है, वो फ्लिपकार्ट पे पिछले 7 सालों से टॉप रैंक चल रहा है, ब्रांड नेम चलता है उसका, इतने उसके रेटिंग और रिव्यूज़ आ रहे हैं, 6-6, 7-7 हज़ार उसके रेटिंग रिव्यूज़ जो आते हैं वो आए हुए हैं उसके प्रोडक्ट्स पे। तो अगर आप इनसे जाके पूछो तो कोई बोलेगा मेरे अमेज़ॉन अच्छी है, अमेज़ॉन पे, कोई बोलेगा मीशो पे कर लो, कोई बोलेगा फ्लिपकार्ट पे कर लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी बेटर है, कौन सी बेस्ट है। आप तीनों पे करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाएगी, जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर अच्छा आना शुरू हो रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी साबित हो जाती है। तो इस तरह से होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके हिसाब से हम ये कह सकें कि ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रंजीत सिंह, सर जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, alibaba.com और इंडिया मार्ट में से बेस्ट कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आ गया था मेरे, लेकिन अभी ले रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन जी, क्योंकि इन्होंने ई कॉमर्स जो रिटेलिंग वेबसाइट है उसका और ये होलसेल वेबसाइट्स है, इनका एक साथ दोनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आ गया था मेरे पास। देखिए सर, इसमें बात ऐसी होती है, आप जस्ट डायल, देखिए इनको पहले ये जो 4 वेबसाइट्स के नाम आपने लिए, इनको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले एक साइड तो ले लो alibaba.com और एक साइड ले लो जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट, ठीक है। ये तीनों हो गई इंडियन और ये है चाइनीज़ वेबसाइट, ठीक है। अब बात आती है, मुझे इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने 4 वेबसाइट्स पे अपना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, कुछ वेबसाइट्स पे अभी भी लिया हुआ है, चल रहा है मेरा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बताता हूँ। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और ट्रेड इंडिया, ये 3 वेबसाइट्स ऐसी है आपसे सालाना 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करेगी। ये ईयरली 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करता है। मैंने एवरेज बोला, कई बार कम भी हो जाता है, डिस्काउंट भी आप करवा लेते हो, कई बार इनके डिस्काउंटिंग सीजन चल रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम रेट में भी मिल जाता है। इधर अलीबाबा है, ये 1 लाख से ऊपर जाता है इसका सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन 1 लाख से ऊपर जाता है। अब मैंने क्या करा था, मैंने जब अलीबाबा पे सब्सक्रिप्शन कराया था तो मेरा 1,25,000, 2016 की बात है शायद, 2016 के आसपास या 17 होगा शायद, याद नहीं मेरे को,
1,25,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन, और उसी टाइम इन ये जो 3 इंडियन वेबसाइट में 25,000 रुपये लगभग इतना ऐसा मेरा सब्सक्रिप्शन हुआ था। इनकी रेटें तो आज भी इतनी है। इंडियन वेबसाइट्स पे जो लीड्स आती है वो इमीडिएट आ जाती है आपके पास। इमीडिएट बोले तो किसी कस्टमर ने क्वेरी करी तो आपके पास मोबाइल में मैसेज या मेल आ जाएगा, ठीक है यार कि ये नाम है, ये भोपाल से है और इसको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए और ये कॉन्टैक्ट नंबर। आप इमीडिएट फ़ोन लगाइए, बात कर लो इनसे और व्हाट्सएप के थ्रू प्रोडक्ट्स भेजो और ऑर्डर लेना शुरू करो। इंडिया मार्ट में Alibaba.com पे मैंने क्या पाया कि लेंथी प्रोसेस लगी। अब हो सकता है इसका कोई बिजनेस करने का अलग तरीका होता होगा, मैंने पूछा भी था उन लोगों से, लेकिन कुछ नहीं था। वो बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। लीड्स आई, उनको आपने वो भेजा, पहले तो बहुत कम लीड्स आती है। पहली बात तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तब मैं कुर्तीज़ का बिजनेस किया करता था, लेडीज़ कुर्तीज़ बेच रहा था उस टाइम Alibaba.com पे, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको जनरल एक्सपीरियंस मत समझना, जनरल फीडबैक मत समझना। तो लीड्स बहुत कम आती थी पहले, और जो आती थी पहले उनको आप कोटेशन भेजो अपन में प्रोडक्ट्स की रेटे वेटे, फिर वो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर वो देंगे, आगे से कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना चाहेंगे तो फिर बात होगी और फिर आगे। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैंने चारों वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन करा रखे थे उस टाइम, ठीक है, अब इधर से इमीडिएट सीधा नाम नंबर और क्या माल चाहिए, फ़ोन आ गया, सीधा फ़ोन लगाओ बात करो। इधर यार इतना तो यार, जब वही बात है ना कि यार अब एक तो बनी बनाई सब्जी मिल रही है तो वो खाएंगे, या एक कि यार ये सब्जी है इसको काटो बनाओ, जो भी रेडी करते हैं सब्जी, मुझे मतलब जो लोग बनाते हैं फिर इसके साथ खाना खाओ। इतना टाइम कौन है यार, बनी बनाई वो खा लो ना। तो मैंने ये पाया, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता वरंदानी, जब हम जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमें बताना पड़ता है क्या कि हम किस किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? जी हाँ, आपको जीएसटी के सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटेंट टू सेल उसमें लिखा हुआ आता है, इंटेंट टू परचेज, इंटेंट टू सेल, आप क्या खरीदोगे क्या बेचोगे, तो उसमें आपको मेंशन करवाना पड़ता है। उस हिसाब से आपको कैटेगरी मिलती है, फिर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बन के आता है। अगला क्वेश्चन है विनम्र खन्ना, अमेजोन पर आजकल ऑर्डर मैसेज नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अमेजोन पर ये दिक्कत आ रही हो। ये दिक्कत लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाते।